हाँ जी, तो अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमपीक्यूज। ठीक है, तो बढ़िया, हमारा काफी लंबा लेक्चर हुआ, लगभग 4.25 घंटे का, और उसके बाद हमने ऑलमोस्ट सारे ही कंसेप्ट उसमें क्लियर कर लिए हैं। अब बस हमके क्वेश्चन लगाना है और फटाफट इस चैप्टर पे मोहर लगा देना है कि ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आ रहा है। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों को खुद को भी सॉल्व करना है। यहाँ पर जब मैं बताऊं तो तुमको यहाँ पर पॉज करके कोशिश करना और उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, तभी फायदा होगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो सबसे पहले आ रहा है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड CH3CONA at infinite dilution are 126.45, 426.16 and 91.0 Simon centimeter square per mole respectively. The molar conductance of CH3COH infinite dilution is। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमको मोलर कंडक्टेंस यहाँ पर दिया गया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का इंडिविजुअल, है ना। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑल दीज आर लैम्डा नॉट एम हमको दिए गए हैं, और हमको CH3COH का लैम्डा नॉट एम दिया गया है। और ये सारे क्या है, NaCl, HCl, CH3CONA, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा नॉट एम हम जानते हैं कि इट कैन बी कैलकुलेटेड or it can be determined experimentally, but this is not possible for weak electrolyte. Therefore for weak electrolyte we use खोलरॉश लॉ। ठीक है, वी अप्लाई खोलरॉश लॉ। तो खोलरॉश लॉ क्या कहता है कि लैम्डा नॉट एम अगर मुझे CH3COOH के लिए चाहिए है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चाहिए CH3CO माइनस प्लस Na प्लस, है ना, प्लस H प्लस, CH3COO माइनस प्लस H प्लस चाहिए मुझे। दिस इज वॉट आई वॉन्ट। तो ये कहां से मिलेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अगर हम खोलरॉश लगाए इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का, तो हम जानते हैं कि NaCl जो है वो Na प्लस प्लस Cl माइनस छोड़ता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस छोड़ता है, फिर छोड़ता है यहाँ पर HCl। तो यहाँ पर अगर HCl की बात करते हैं तो HCl क्या क्या छोड़ेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस छोड़ेगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं CH3CONA की, तो वो क्या क्या छोड़ेगा पानी में, CH3COO माइनस और Na प्लस यहाँ पर छोड़ेगा। ठीक है, अब हम अगर जानते हैं या हम चाहते हैं कि हमको CH3CO माइनस और H प्लस का मिले, तो हम किस किस को ऐड करना पड़ेगा, हमको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड देम। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और जो भी सम आएगा उसको हमको यहाँ पर, अब हम जानते हैं कि अगर हमने इन दोनों को इंडिविजुअली लैम्डा नॉट एम इसका CH3CONA का और HCl का ऐड किया, तो इसमें Cl माइनस और Na प्लस फोकट में आ गए। तो हम चाहते हैं कि CH3CO माइनस और Na प्लस और Cl माइनस हट जाए, तो हम क्या करेंगे, इस Na प्लस Cl माइनस को माइनस कर देंगे, है ना, यानी कि NaCl को माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, यानी कि हमको करना क्या है, हमको सिंपली अगर CH3COH चाहिए, CH3COOH चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, CH3COONA प्लस HCl इतना करेंगे, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो CH3COH मिल जाएगा, लेकिन NaCl फालतू में आ गया, तो इसको हटाने के लिए माइनस NaCl कर देंगे। करेक्ट है, तो लैम्डा नॉट एम CH3CONA का कितना दिया गया है, CH3CONA का दिया गया है 91, तो यहाँ पे लिखेंगे 91 प्लस HCl का कितना दिया गया है, HCl का दिया गया है 426.16, 426.16 माइनस NaCl का दिया गया है 126.45, 126.45। बस इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा देखो 91 और ये, है ना, तो 6 और 1 7, 9 और 2 11, 1 4 और 1 5, 517.16 ये आ जाएगा हमारा, ये माइनस इसमें से क्या करना है 126.45, तो ये कितना आ जाएगा आंसर। हाँ भाई, इसको अलग से कर लेते हैं, 517.16 माइनस क्या करना है 126.45, तो 6 में से 5 गए 1, 11 में से 4 गए 7 पॉइंट, ठीक है, यहां से एक गया 660, 11 में से 2 गए 9 और 4 में से 1 गए 3, तो 390.71 ये हमारा आंसर आएगा सी। करेक्ट है, तो एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारा। हमको क्या करना है, बस तुमको पता होना चाहिए, यहाँ पर कंसेप्ट लग रहा है खोलरॉश लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन का फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर 390.71। कैसे करना है ये चीज हमने देख ली। ओके ठीक है, कर लिया था, यही आया था आंसर। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन।
The molar conductivity of 0.007 molar acetic acid is 20 Simon centimeter square per mole. What is the dissociation constant of acetic acid? Choose the correct option. तो ठीक है, हमको dissociation constant मतलब हमको Ka निकालना है, ठीक है, Ka निकालना है, वो भी acetic acid, मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है, ये weak acid है, this is a weak acid, और ये weak electrolyte भी है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए हमको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दिया गया है और मोलर कंडक्टिविटी दी गई है यहाँ पर लैम्डा एम दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमको लैम्डा नॉट एम नहीं दिया गया है। क्योंकि लैम्डा नॉट एम क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमको के निकालना है तो के वीक एसिड के लिए क्या होता है, के इज नथिंग बट सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है, लगभग सी अल्फा स्क्वायर होता है ना, जब हम डाइल्यूट वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो सी अल्फा स्क्वायर होता है। अगर सी अल्फा स्क्वायर है तो हमको अल्फा की जरूरत है। अब अल्फा कैसे आता है? अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एम एंड लैम्डा नॉट एम। वो चीज हमने बताई थी, वो मैंने बताई थी तुमको क्रैश में, क्या कि हम करते हैं लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, लैम्डा नॉट एम। तो लैम्डा एम तो हमको दिया गया है यहाँ पर 20, लेकिन लैम्डा नॉट एम नहीं दिया गया है। तो लैम्डा नॉट एम कैसे आएगा? लैम्डा नॉट एम आएगा यहाँ पर बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें खोलरॉश लॉ लगता है, और खोलरॉश लॉ ये बोलता है कि एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, तो CH3COOH के लिए हमको इसके इंडिविजुअल आयंस का सम करना पड़ेगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस करना पड़ेगा। क्या हमको इन दोनों का लैम्डा नॉट एम दिया गया है? अगर देखा जाए तो हाँ दिया गया है, H प्लस का 350 और CH3CO माइनस का 50। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसका कितना है 50 और इसका है 350, यानी कि लैम्डा नॉट एम कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, यानी लैम्डा नॉट एम आ गया। तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा, लैम्डा एम कितना दिया गया है 20 और लैम्डा नॉट एम कितना दिया गया है 4, मतलब कितना निकाला अपन ने 400, तो दिस विल कम आउट टू बी 1/20, कितना हो जाएगा 1/20, ठीक है 1/20। हाँ भाई, तो अगर ये ऐसा है तो अब हमको अल्फा जो चाहिए था वो हमको मिल गया है, तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर में मैं रख देता हूँ, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और सी कितना है, सी दिया गया है 0.007 है ना, 007 जेम्स बॉन्ड, तो यहाँ पर 007 दिया गया है, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 × 10⁻³ लिख सकते हैं इसको, इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज 1/20, तो 1/20 का स्क्वायर कितना होगा 1/400 है ना, 1/20 है अल्फा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/400 आएगा। तो दिस इज नथिंग बट, इसको मैं लिख सकता हूं 4 से, अगर मैं ये काटूं तो 4 कितना जब 1.4 4 3 बचे ना, 3/4 7.5 है ना, 0.75, तो 1.75 आ जाएगा, और ये 10⁻² है, ये ऊपर जाके 10⁻² हो जाएगा, और 10⁻³ और 10⁻² मिलकर 10⁻5 बनाएंगे, तो आंसर आएगा 1.75 × 10⁻5, तो ये आंसर रहेगा इसका 1.75 × 10⁻5, डी इज द आंसर। ये 2021 का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कितनी आसानी से बन गया ये तुम देख सकते हो, ठीक है, तो ये चीज है, आंसर इज डी। ओके, फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आर गिवन, ठीक है, तो सेम कंसेप्ट बार बार आ रहा है, लैम्डा नॉट एम एक्स दिया गया है H2SO4 का, K2SO4 का Y और CH3COK का Z, ठीक है, तो हमको निकालना है CH3COH का। अगर अब हमको CH3COH का निकालना है तो हमको क्या करना है बेसिकली, तो हम वही लगाएंगे खोलरॉश लॉ, इसका निकालना है तो हम करेंगे इसको CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, तो ये हमको चाहिए, ये हमको कहां से मिलेगा, हमारे गिवन चीजों में से, एक तो इससे मिलेगा CH3CO माइनस, मतलब हमको Z चाहिए पहली बात तो, ठीक है, अगर Z करेंगे तो हमको CH3CO माइनस और K प्लस दोनों मिलेगा, तो इसका मतलब अभी मुझे K प्लस की जुगाड़ करनी पड़ेगी, खैर उसको अभी होल्ड पे रखते हैं। दूसरी चीज क्या चाहिए मुझे चाहिए H प्लस, H प्लस कहां मिलेगा यहां से, लेकिन यहां से ये जो X आ रहा है ये तो 2H प्लस का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये जब H2SO4 टूट रहा है यहाँ पर, तो H2SO4 2H प्लस SO4 2 माइनस में टूट रहा है, ठीक है, और इसका आ रहा है X, तो अगर मुझे H प्लस का चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को बाय 2 करना पड़ेगा, तब जाके मुझे H प्लस मिलेगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब अगर मैंने इसको बाय 2 किया तो लैम्डा नॉट एम भी यहाँ पर क्या हो जाएगा बाय 2 हो जाएगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब अब यहां से मुझे बाय 2 करने के बाद, है ना, बाय 2 करने के बाद मैं अगर इसको ऐड कर देता हूं तो मुझे CH3CO माइनस के साथ, CH3CO माइनस मुझे Z के साथ मिल रहा था, H प्लस के साथ मुझे क्या मिल जाएगा, मतलब H प्लस कैसे मिलेगा X/2 का,
है ना। तो x/2 क्यों किया समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर 2H+ आ रहा था, इस वजह से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2H+ आ रहा था, इसलिए मैंने x/2 किया। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद अब यहाँ पर करने से क्या हुआ, एक तो SO4 का आधा मिला मुझे, है ना, एक तो मुझे SO4 का आधा फालतू में मिल गया, और दूसरी बात यहाँ पर मुझे K+ फालतू में मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए यहाँ पर कुछ भी करके मुझे K+ हटाना है और ये SO4 का आधा हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो K2SO4 दिया गया है जो कि 2K+ प्लस SO4 होता है, तो इसको भी अगर मैं बाय 2 कर दूं तो ये SO4 मिलेगा और ये K+ मिलेगा। तो इसमें से मुझे -y/2 है ना, तो इसको बाय 2 करने के बाद फिर इसको माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे मैं करूंगा तो ये -y/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों किया, फिर से समझो, नहीं समझे देखो, CH3CO- और H+ चाहिए था मुझे, ठीक है। उसमें से के लिए मैंने क्या किया, CH3COK है, यहाँ पर मुझे Z मतलब CH3CO- मिलेगा, तो इससे मुझे Z एज इट इज मिल जाएगा, ये मिल गया। उसके बाद मुझे चाहिए था H+, तो H+ कहां से मिलेगा, H2SO4 से, लेकिन H2SO4 ये 2H+ दे रहा था, तो 2H+ से यानी कि ये X को डिनोट कर रहा है, लेकिन मुझे चाहिए था H+, इसलिए मुझे उसका आधा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने x/2 कर दिया, तब जाके मुझे 2H+ नहीं H+ मिलेगा। समझ में आया, तो H+ मिलेगा, तो इस वजह से मैंने Z प्लस x/2 कर दिया। अब x/2 करने से मुझे फ्री में क्या क्या चीजें मिल रही है, एक तो मुझे SO4 का आधा मिल रहा है, SO4 का आधा मिल रहा है ना, SO4 का आधा, और दूसरा मुझे K+ मिल रहा है। ये दो चीजें मुझे एक्स्ट्रा मिल रही है, तो ये चीज मुझे कैसे हटाऊंगा मैं, तो जो ये K2SO4 दिया गया है, K2SO4 को अगर हम देखे जाए तो ये 2K+ और SO4 अगर मैं इस पूरी चीज को बाय 2 कर देता हूं तो यहाँ पे y था, ये y/2 हो जाएगा, और 2K+ हो जाएगा, SO4 SO4 हो जाएगा। और जैसे ही मैं इस y/2 को हटाऊंगा, यानी कि K2SO4 को हटाऊंगा, K2SO4 के आधे को हटाऊंगा, तो यहाँ से SO4 और K+ कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से मैं यहाँ पर -y/2 क्यों कर रहा हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा K+ और SO4 है उसको हटा सकूं। तो वो चीज इस वजह से मैंने यहाँ पे करी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इससे कोई मैच करता हुआ आंसर दिख रहा है तुम लोगों को, x - y+2z, x - y+2z नहीं, ये नहीं है, x + y - z ये भी नहीं है, x - y+z भी नहीं है, x - y/2 + z, हाँ इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, z प्लस x - y/2, है ना। तो ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, कैसे करना है, कैसे सोचना है, समझ में आया, आसान सा है, कंसेप्ट बहुत इजी है, बस तुमको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि कब हमको बाय 2 करना है, कब 2 टाइम्स करना है, ठीक है, ये सारी चीज। ओके, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से कौन सा जो होगा सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक कंडक्टर रहेगा, कौन सा सोल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड है CH3COH, ये वीक एसिड है, ठीक है। HCl की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH3 की बात करें तो ये भी बेस है, ठीक है, लेकिन ये H+ तो कम कर देगा, आयंस को कम कर देगा, आयनिक वो नहीं है ये, ठीक है, मतलब H+ और OH- में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इसका। फ्रक्टोज की बात करी जाए तो ये तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब हमको जो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है शायद, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये फ्रक्टोज। अगर हम बात करते हैं कि सबसे बढ़िया कौन कंडक्शन करेगा, जो सबसे बढ़िया एसिड रहेगा, जो सबसे ज्यादा आयोनाइज होगा, जो अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, और वो कौन है, HCl है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सिंपल, है ना। तो आंसर हो जाएगा HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड हेंस इट इज द बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ओके, at 25 degrees Celsius, molar conductance of 0.1 molar aqueous solution of ammonium hydroxide is 9.54। अच्छा, ये दो बार रिपीट हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको यहां से अपन इसको काटते हैं, यहां से यहां तक, ओके, इसको काट दो, ठीक है। अब यहां पर देखें, वापस पढ़ते हैं। At 25 degree Celsius, molar conductance of 0.1 molar aqueous solution of ammonium hydroxide is 9.54 per ohm centimeter square per mole, and at infinite dilution, its molar conductance is 238 per ohm centimeter square per mole। ठीक है, तो यानी कि ये हमको दिया गया है क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज लैम्डा m, और व्हाट इज दिस इज लैम्डा नॉट m। सिंपल एज दैट। The degree of ionization of ammonium hydroxide at the same concentration and temperature is, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा m हमको दिया गया है 9.54, और ये कितना दिया गया है, 238, बस यही करना है तुमको, इसके अलावा कुछ नहीं करने का है,
ठीक है, क्योंकि 0.1 कुछ नहीं है, केवल हमको अल्फा निकालना है। अगर हमको Ka निकालना होता है ना, आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना होता तो हम C इंटू अल्फा स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ तो सिर्फ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ही पूछा है, ठीक है, और वो भी परसेंट में, तो ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा इससे, देखो ये इंटू 100 कर देता हूं तो चीज परसेंट में आ जाएगी, ठीक है, इंटू 100 करने से परसेंट में आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे परसेंट में करूंगा तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, है ना, ये डेसिमल खा जाएगा इसको। ओके, अब बचा 954, तो यहाँ पर कितना होगा ये, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 954 को मैं 1000 मान लेता हूँ, ठीक है, अपॉन यहाँ पर 238 को मैं 250 मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो 954 को अप्रोक्सीमेटली 1000 कर दिया और 250 को 238 को अप्रोक्सीमेटली 250 कर दिया, तो हम जानते हैं कि ये 25 4 आता है, तो लगभग 4 के आसपास आंसर आ रहा है, मतलब 4% के आसपास हमारा आंसर रहेगा, 4%, ठीक है। तो 4% सबसे यहाँ पर कौन सा है, 4.008% यहाँ पर दिख रहा है। अप्रोक्सीमेशंस की वजह से हमारा आंसर 0.008 नहीं आया, नहीं तो हमारा वो भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ कैसे करना है समझ में आया, सिंपल, अल्फा इक्वल लैम्डा इक्वल लैम्डा नॉट एम 9.54 अपॉन 238 इंटू 100, ताकि हम परसेंट में निकाल सकें, बस खत्म आंसर, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, दैट इज लैम्डा नॉट एम ऑफ NH4OH हमको निकालना है। अब बीइंग दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हमको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा नॉट एम नहीं निकाल सकते हम, तो उसके लिए हमको खोलरॉश लॉ लगाना पड़ेगा। तो खोलरॉश लॉ हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, हमको अगर लैम्डा नॉट एम पता है तो उसकी मदद से हम NH4OH निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमको क्या चाहिए, अगर हम देखें तो NH4OH हमको कैसे मिलेगा, NH4 प्लस का अगर हमको लैम्डा नॉट एम मिल जाए उससे, और OH माइनस के लैम्डा नॉट एम से, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जरा, हमको NH4 प्लस कहां से मिल सकता है, तो NH4 प्लस हमको इससे मिल जाएगा, ठीक है बात। देखिए NaCl क्यों ऐड कर रहे हैं फालतू में, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। NaOH, यहां से हमको OH माइनस मिल जाएगा, यहां से हमको NaCl फिर ऐड कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। NaCl क्यों ऐड कर रहे हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर NH4OH NH4OH हमको निकालना है भाई, वही ऐड तो वही तोड़ना दिया, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। NH4Cl, हाँ ठीक है, NH4Cl, ओके, तो इससे हमको NH4 प्लस Cl माइनस मिलेगा, ठीक है। फिर यहां से मिलेगा NaOH, है ना, तो यहां से मिल रहा है हमको Na प्लस और OH माइनस, ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया, ये भी ठीक है। तो अब हमको NH4 प्लस और OH माइनस मिल गया है, और इससे हमको मिल जाएगा, लेकिन NaCl यहाँ फालतू में आ गए, तो क्या करेंगे, माइनस NaCl कर देंगे, यहाँ पे बिल्कुल माइनस Na प्लस माइनस Cl माइनस, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो ये हो गया, आंसर आया NH4OH, आंसर इज डी। समझे कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है अब तुम्हारा। An increase in equivalent conductance of strong electrolyte with dilution is mainly due to, ठीक है। अब देखो equivalent conductance जो होता है वो strong electrolyte का क्यों इंक्रीज होता है, लैम्डा इक्विवेलेंट जो होता है वो इसलिए इंक्रीज होता है, यहाँ पर अगर तुम्हें याद हो तो हमने ये देखा था, वो उसका रीजन ये था इंक्रीज होने का कंडक्टेंस के, कि बताओ अरे भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट था, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट तो ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से हमको पता है कि वहां पर क्या बोलते हैं, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन इंक्रीज होगा, और फिर वो वहां पर बहुत अच्छे खासे नए नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, और इस वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने ये देखा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये हुआ था कि नंबर ऑफ आयंस तो पहले से उतने थे, क्योंकि वैसे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो एनीवे 100% डिसोसिएटेड रहता है, चाहे कितना भी डाइल्यूट हो, कितना भी कंसंट्रेटेड हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएटेड या 100% आयनाइजेशन एनीवे रहता है। लेकिन क्या होता है कि डाइल्यूशन होने के साथ या कंसंट्रेशन कम होने के साथ उसके जो आयंस हैं वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। जब आयंस दूर दूर हो जाते हैं तो बहुत ही आसानी से फ्लो कर सकते हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, जो कि रेजिस्टेंस का कारण थे, ठीक है। जो आपस में आयंस के इंटरेक्शंस वाज द रीजन फॉर रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो इस वजह से अगर वो आयंस के बीच का इंटरेक्शन कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि स्पेस बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि डाइल्यूट हो गया है ना, डाइल्यूट हो गया तो दूर दूर जाएंगे तो आसानी से मूव कर सकते हैं आयंस, उनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और इस वजह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस, यहां पर हम कहेंगे कि
कि यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, ये बात समझ में आई। ओके, 100% आयनाइजेशन, 100% आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो यहाँ पर वैसे भी रहता ही है। ठीक है, 100% आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन नॉर्मल कंडीशन, वो नॉर्मल वैसे भी चाहे डाइल्यूट हो चाहे ना हो, वैसे भी 100% ही होना है। इंक्रीज इन बोथ, दैट इज नंबर ऑफ आयंस एंड आयन, नहीं नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं बढ़ते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वैसे भी 100% आयनाइज होना ही है उसको, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। समझ में आया? ओके, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस नहीं, ये नहीं आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। 100% डिसोसिएशन या तो पहले से ही हो रहा है, लेकिन इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज है, आंसर इज ए। ओके, the equivalent conductance of M/32 solution of weak monobasic acid is 8 mho centimeter square and at infinite dilution is 400 mho centimeter square। ठीक है, the dissociation constant of this acid is, तो मतलब हमको क्या निकालना है, Ka निकालना है। ठीक है, कैसे समझे? डिसोसिएशन कांस्टेंट वर्ड यूज हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो अल्फा नहीं निकालना है, इस बार हमको Ka निकालना है। और वीक मोनोबेसिक एसिड है, इसका मतलब हम वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए हम जानते हैं Ka जो होता है वो C अल्फा स्क्वायर के बराबर होता है। क्या C हमको दिया गया है? जी हाँ, हमको C दिया गया है, तो C कितना लेंगे? 1/32 लेंगे। करेक्ट है, 1/32 रहेगा। और अल्फा, अल्फा कैसे आएगा? अब अल्फा हमको निकालना है, तो उसके लिए सेम फॉर्मूला जो हमने अभी तक यूज करते आए हैं, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। करेक्ट है, तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, लैम्डा m कितना दिया गया है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमको, या इधर तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वर्ड यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ इक्विवेलेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m बोलो, चाहे लैम्डा eq अपॉन लैम्डा नॉट eq बोलो, एक ही बात है। ठीक है, लैम्डा नॉट मतलब यही नॉट क्या बता रहा है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस बता रहा है। ठीक है, तो लैम्डा इक्यू कितना होता है? लैम्डा इक्यू दिया गया है 8 और लैम्डा नॉट कितना दिया गया है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 400, तो ये हो जाएगा 8 1 8, 8 5 40, 1/50, 1/50 हो जाएगा। 1/50 मतलब कितना होता है? 1/50 मतलब कि अगर मैं इसको 2 0 लगाऊं और नीचे 2 0 लगाऊं, तो यहां पर ये हो जाएगा 5 52 2, 0.02, तो 0.02 आ रहा है अल्फा, या कह सकते हैं 2 × 10⁻²। कितना आ रहा है? 2 × 10⁻² अल्फा। तो अब यहां पर अगर हम Ka निकालें तो Ka कितना होता है? C अल्फा स्क्वायर, तो C कितना दिया गया है? 1/32 इंटू C अल्फा स्क्वायर। C अल्फा स्क्वायर कितना है? C तो यही है, अल्फा स्क्वायर कितना है? 2 × 10⁻² का स्क्वायर, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 1/32 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 10⁻² का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴, तो हो जाएगा 4 1 4, 4 8 32, 1/8। 1/8 कितना होता है? 1/8 कितना होता है? हम 10 यहां पर करें तो होता है 0.1, तो 2 आएगा, 28 2 16, और उसके बाद 4 कैरी हो तो 8 5 40, तो 0.125 × 10⁻⁴। इसको अगर मैं डेसिमल को यहाँ पे खिसकाऊं तो यानी कि मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूं, तो डिवाइड बाय 10 भी करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे 10⁻⁵ चढ़ जाएगा, तो आ जाएगा 1.25 × 10⁻⁵, ये आएगा आंसर। 1.25 × 10⁻⁵, तो आंसर इज डी। ओके, ऐसा नहीं कि भाई यहां पर अगर तुमने देखा 1/8 × 10⁻⁴ है तो देखा 10⁻⁴ लगा दिए 10⁻⁴। 1/8 मतलब 0.125 होता है, तो जब ये 1.25 एक इधर खिसकेगा तो आएगा यहाँ पर 1.25 × 10⁻⁵। समझ में आया? इसलिए आंसर डी हो जाएगा, जल्दी मत मचाना। ठीक है, ओके। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी। देखो प्लैटिनम है मतलब कैसा है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट है, और डाइल्यूट बोल रहा है। जैसे ही उसने बोला डाइल्यूट मतलब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर विजेता कौन बनेगा? जिसकी टीम बड़ी होगी, और टीम किसकी बड़ी होती है हमेशा डाइल्यूट में? एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर की, यानी कि हमेशा ही H+ का ही वहां पर क्या बोलते हैं डिस्चार्ज होने वाला है, और OH- का डिस्चार्ज होने वाला है। तो H+ का डिस्चार्ज कहाँ पे होगा, है ना? तो डाइल्यूट, जैसे ही डाइल्यूट वर्ड यूज किया, दैट मींस वी आर गोइंग टू हैव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। समझ रहे हो बात? क्योंकि बाकी के जो H2SO4 के जो खुद के आयंस रहेंगे SO4 2-
उनका कोई रोल नहीं रहेगा। समझ रहे हो बात को? उनका इसलिए रोल नहीं रहेगा क्योंकि वो सिर्फ स्पेक्टेटर आयंस रहेंगे और वो वहां पर टीम उनकी हार जाएगी। और डाइल्यूट है ना इसकी, डाइल्यूट के केस में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब हमारे पास H+ और OH- ही रहने वाले हैं डिस्चार्ज होने के लिए। तो H+ कहां जाएगा डिस्चार्ज होने के लिए बताओ? जहां पर वो डिस्चार्ज हो गया, मतलब कि अपना चार्ज जो है वो लूज करेगा। ये चार्ज कैसे लूज कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए वो कहां पे जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल के पास जाएगा। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पर। तो ये कैथोड पर रिड्यूस होगा। ऑन द वेरी सिमिलर नोट, OH- जो है वो नेगेटिव चार्ज एंटिटी है। नेगेटिव चार्ज एंटिटी डिस्चार्ज होने के लिए पॉजिटिव के पास जाएगी और क्या करेगी? अब के उसके ऊपर लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज है उसको हटाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड पर। तो ये एनोड पर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर H+ जो जाएगा कैथोड पर क्या रिएक्शन देगा? H+ यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहां पर H2 बनाएगा। इसको अगर बैलेंस किया जाए तो 2H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 बना रहा है। तो ये प्रोसेस होगी कहां पर? कैथोड पर। और एनोड पर क्या होगा? एनोड पर OH- जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो OH- इलेक्ट्रॉन लूज करके यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और बनाया इसने O2 + H2O। इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर 4OH- आता है और यहाँ पर O2 हो चुका है, तो यहाँ पर 2H2O आएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गई एनोड की रिएक्शन। तो हमसे क्या पूछा गया है? प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड। तो एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? O2। समझ रहे हो? और अगर कैथोड लिखा होता तो हमारा आंसर H2 होता, लेकिन अगर एनोड है तो यहां पर हमारा आंसर O2 होगा। तो आंसर विल बी O2 गैस, ऑक्सीजन गैस हो जाएगी। समझ में आया? अब देखो कहां कहां इसमें और क्या क्या पूछ सकता है। अगर मान लो यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होता, तो कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होता तो H+ के साथ SO4 2- आता, SO4 2- डिस्चार्ज होता, SO4 2- एनोड पर फिर SO2 आंसर हो जाता। ये कब आंसर होता? अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होता तो, या है ना, ये चीज होती है। SO4 से SO4 2- से SO2 बनता। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस, ये कब आता आंसर? ये कैथोड पर निकल रही है, ये गैस तो कैथोड पर निकल रही है, लेकिन यहाँ एनोड लिखा हुआ है। समझ रहे हो बात को? तो कैसे सोचना है, ये सारी चीजें तुमको आनी चाहिए बच्चों, ये सब आना चाहिए तुम। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें। यहाँ पर ये किस तरीके का प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्यों दिया गया है? क्योंकि इनर्ट है। अगर इनर्ट नहीं होता तो हो सकता था कैथोड पर भी कुछ मतलब इलेक्ट्रोड्स पर भी कुछ रिएक्शन हो जाता। ठीक है, तो ये चीज है। तो आंसर अभी इसका क्या है? ए, ऑक्सीजन। ठीक है, द नंबर ऑफ फेराडेज, F है ना, मतलब उनको चार्ज पता करना है कि कितना चार्ज आ रहा है फेराडेज के उसमें, है ना। हमको कूलम में नहीं चाहिए, फेराडेज में चाहिए, मतलब कितने मोल चाहिए रहेंगे। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। अब मोल्टन CaCl2 है, तो यानी कि यहाँ पर जो है Ca2+ ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा चार्ज डिपॉजिट होगा इसमें हमारा क्या लग जाएगा? फेराडेज लॉ लग जाएगा। फेराडेज लॉ क्या कहता है कि मास डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, यानी कि इक्वल टू अगर लगाएं तो इक्विवेलेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आता है Z × Q, और यही Q हमको पता करना है कितना है ना। तो मास कितना डिपॉजिट करना है हमको? 20 ग्राम। ओके भाई, और Z क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडेज कांस्टेंट, या फेराडेज हमको यही निकालना है इनटू Q। तो हमको निकालना है Q, तो ये Q कितना हो जाएगा? Q इज गोइंग टू बी 20 × F, यानी 20 फेराडेज, यही आंसर आएगा, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। मोलर मास कैल्शियम को कितना होगा? 40 दिया हुआ है, 40 मोलर मास इनटू x, है ना, यहाँ पर डिवाइड बाय एक्स फैक्टर होगा। वैसे तो यहाँ पर डिवाइड बाय है, लेकिन वो चीज पलट करके ऊपर चली जाएगी, तो हम इनटू कर सकते हैं एक्स फैक्टर। Ca2+ है, यहाँ पर देखो 2+ है, तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितने का हो गया? 2 का हो गया। करेक्ट है, तो बस 20 × 2 कितना होता है? 40 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 फेराडे। बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया था ये तो भाई, डी, सिंपल एज दैट। अगर यहाँ पे कूलम में पूछा होता तो आंसर हमारा 96500 कूलम आ जाता, क्योंकि हम F की जगह 96500 लिख देते। ठीक है, लेकिन अभी फेराडेज में पूछा था तो इसलिए आंसर हमारा 1 ही रहेगा। ओके, when 0.1 mole of MnO4 2- is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidize MnO4 2- to MnO4- is,
ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, MnO4 2 माइनस से MnO4 माइनस जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखूं तो क्या हो रहा है, MnO4 2 माइनस जो है वो कहाँ पे जा रहा है, MnO4 माइनस में जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया क्योंकि 2 माइनस था, ये 1 माइनस था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +6 थी, और यहाँ पर कितनी है, +7 है ना। तो अब हम यहाँ पर जब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है यहां से यहां जाने पर, तो हम ये देख रहे हैं इस इक्वेशन से बैलेंस है ये, है ना। उस हिसाब से देखें तो 1 मोल 1 मोल MnO4 2 माइनस कितने चार्ज रिक्वायर कर रहा है इस पूरे ऑक्सीडेशन के लिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। 1 मोल MnO4 2 माइनस रिक्वायर्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब यहां पर इतना इलेक्ट्रॉन्स का क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब ये छोड़ रहा है इसको। ठीक है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है। अगर यहाँ पर 1 मोल MnO4 2 माइनस 1 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो हमारे पास है कितने, 0.1 मोल है। तो अगर ये 0.1 मोल है तो ये कितने लेगा, 0.1 MnO4 2 माइनस विल टेक 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ये 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 0.1 फेराड, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, फेराडे, 1 फेराडे होता है ना, 0.1 फेराडे। तो 0.1 फेराडे मतलब अगर मैं इसको कूलम्स में कन्वर्ट करूं तो इट इज नथिंग बट 0.1 इंटू 96500 कूलम, और 0.1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9650, एक कम हो जाएगा, है ना कूलम, ये हमारा आंसर हो जाएगा 9650, आंसर इज सी, है ना, सिंपल। 1 मोल MnO4 2 माइनस के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे का चार्ज। अगर 1 मोल के लिए 1 फैराडे चाहिए तो 0.1 मोल के लिए 0.1 फैराडे चाहिए। 0.1 फैराडे मतलब कितना होता है, 0.1 इंटू 9650, सिंपल एज दैट। तो आंसर इज सी, बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। तो द वेट ऑफ सिल्वर, एटॉमिक वेट कितना दिया गया है उसका, 108 दिया गया है, डिस्प्लेस्ड बाय a quantity of electricity which displaces 5600 ml of O2 at STP will be। ठीक है, तो यहां पर ये पूछा गया है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी O2 को यहां पर 5600 ml ऑफ O2 को डिस्प्लेस करने में लग रही है, उतनी ही O2 जो है यहां पर कितना सिल्वर डिस्प्लेस करेगी, है ना, ये चीज हमको बताना है। इसका मतलब यहां पर लग रहा है फेराडेज का सेकंड लॉ, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सेम प्रोवाइड कर रहे हैं और हमको ये देखना है कि कितना मास या कितना इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट हो रहा है। तो राइट, तो इसके हिसाब से अगर यहाँ पर फेराडेज का सेकंड लॉ का कंसेप्ट है ये, फेराडेज सेकंड लॉ। ठीक है, फेराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है कि मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज सेम। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, यही हमारा कंसेप्ट है, करेक्ट है, ये हमारा फेराडेज का सेकंड लॉ है। अब बात आती है कि अगर मैंने O2 को यहाँ 1 माना, ठीक है, O2 को मैं 1 मान लेता हूं और हमारे सिल्वर को मैं 2 मान लेता हूं, यानी कि हमको क्या निकालना है, हमको M2 निकालना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। क्या हमको M1 दिया गया है, M1 दिया नहीं है, हमको निकालना है। तो यानी कि हमको यहाँ पर ml में दिया गया है, हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, वेट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो STP पर हम जानते हैं कि STP पर 1 मोल 22.4 लीटर्स का होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको मोल्स में कन्वर्ट करें सबसे पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, N1 बोल देता हूं, N1 क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है, दैट आर गोइंग टू बी 5600, ये ml में है, अपॉन एक मोल में 22.4 लीटर होते हैं, तो मिलीलीटर के हिसाब से देखा जाए तो 22400 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे और फिर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 2 से कटेगा, नहीं 4 से कटेगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 14 4 जा 56। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1/4 आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/4। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1/4 हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मास होगा वो कितना होगा, तो मास M1 हो जाएगा हमारा मास नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, यानी कि 1/4 इनटू मोलर मास O2 का कितना होता है, O2 का मोलर मास इज 32, करेक्ट है, तो ये हो जाएगा 32, तो 4 8 जार 32, तो ये आ गया M1 8
है ना, तो यानी कि हमारे पास 8 आ चुका है, तो ये आ जाएगा 8/m2 इज इक्वल्स टू E1, यानी कि हमको निकालना है O2 का इक्विवेलेंट मास। O2 का इक्विवेलेंट मास क्या होता है? अब इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, है ना, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, ये होता है। अब O2 का मोलर मास कितना है? 32, और एक्स फैक्टर कितना है इसका? O2 का एक्स फैक्टर कितना होता है? वैलेंसी फैक्टर 4 का। कितनी वैलेंसीज वहां पे है ना ऑक्सीजन का, अगर यहाँ देखो O डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पर शेयरिंग पे लगे हुए हैं? 4, ठीक है, तो इस वजह से इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 4 का, तो 4 हो जाएगा, 4 8 32, तो यहाँ पर कितना आ गया वैलेंसी फैक्टर? इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 8, है ना, 32/4 इज 8 अपॉन इक्विवेलेंट में मास ऑफ 2 बोले तो हमारा सिल्वर का यहाँ पर मोलर मास कितना है? मोलर मास है हमारा 108 दिया गया है इसका, है ना, तो मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर कितना होगा? 108 अपॉन इसका कितना होता है? Ag प्लस में ही जाता है ना, ये एक ही होता है 1, तो ये होगा 108, ठीक है, 108 ही होना है। तो बस M2 बड़ी आसानी से आ जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, M इज गोइंग टू बी 108 ओनली, ठीक है। मास कितना डिपॉजिट होगा? 108 ग्राम डिपॉजिट होगा, डी इज द आंसर, सिंपल, ठीक है। तो तुमको पहले तो बात पता होना चाहिए कि सेकंड लॉ लग रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज, तुमको यहाँ पर जो भी चीज नहीं दी गई है वो कैसे निकालना है, दी गई इंफॉर्मेशन से, वो तुम समझ सकते हो। हमको M निकालना था कि मास कितना दिया होगा, तो हमने ये 5600 ml को सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया, फिर नंबर ऑफ मोल्स को हमने गिवन मास में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय मोलर मास, तो हमारे पास 8 आया। उसके बाद इक्विवेलेंट मास हमको कैसे निकालना है? मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर से। मोलर मास कितना है यहाँ पर? इसका 32 था, और एक्स फैक्टर यहाँ पर 4 था O2 का, क्यों? क्योंकि O2 के वैलेंसी फैक्टर 4 का होता है, तो 32/4 कितना आया? 8, तो यहाँ लिखा अपन ने 8। E2 यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर का यहाँ पर देखें तो मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर 108/1, तो 108/1 इज 108, तो मोलर मास कितना आ गया? 108, ठीक है, तो आंसर इज डी। ओके, बड़ा सिंपल था। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल विल बी डिपॉजिटेड व्हेन अ solution of cobalt 2 chloride is electrolyzed with a current of 10 amperes for 110 minutes, ठीक है, ये 110 रहेगा, ठीक है, 110 मिनट्स। 1 फैराडे अपन को दिया गया है, एटॉमिक मास कोबाल्ट का हमको यहाँ पर दिया गया है 59। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन? तो क्या निकालना है हमको निकालना है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट, मतलब कि हमको निकालना है कितना मास डिपॉजिट हुआ है। तो सीधी सी बात है, फैराडेज का फर्स्ट लॉ लगाएंगे, M इक्वल टू ZIT रहेगा, M इक्वल टू ZIT, ठीक है, यानी कि Z क्या होता है? देखो, मास हमको निकालना है, Z इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडेज कांस्टेंट इनटू I इनटू T, ये लगाना है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, तो मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, तो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास किसका? कॉपर का निकालना पड़ेगा, कोबाल्ट का मोलर मास कितना दिया गया है? 59 दिया गया है अपन को, और वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? यहाँ पर कोबाल्ट 2 लिखा हुआ है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 का हो जाएगा, ठीक है, इनटू 1, यहाँ पर 1 अपॉन फेराडेज रखना, फेराडेज मतलब 96500 इनटू आई कितना दिया गया है? 10 एम्पियर दिया गया है, ठीक है, 10 एम्पियर इनटू टाइम दिया गया है हमको 110 मिनट्स, 110 मिनट को सेकंड से बदलें तो 110 इंटू 60 करना पड़ेगा, ये आएगा। तो बस इसको सॉल्व करना है अपन को, कुल मिला के काफी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इसका क्या बोलते हैं वो रहेगा, जो सॉल्यूशन रहेगा या जो इसको सॉल्व करना रहेगा वो काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा अपन कोशिश करते हैं कि कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उस हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, सिंपली जितने भी जीरोज हैं उसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 जीरो यहाँ पर इससे और इससे कैंसिल आउट करें। फिर हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको 3 टाइम्स, इसको 60 अज्यूम कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 60 है ये 59 को, तो ये 30 हो जाएगा, 2 3 जा 60 है ना, 2 3 जा 6 और 0 रहेगा तो 30 हो जाएगा, 30 टाइम्स कट रहा है लगभग। तो अभी हमारे पास आंसर आ रहा है लगभग, अगर देखा जाए तो 3 इंटू 6 3 जा 18 है ना, तो ये कितना आ रहा है 18 इंटू 11 इंटू 1 2 जीरो है मतलब 100 अपॉन यहां पे नीचे क्या बचा 965, ठीक है। अगर मैं इसको 9 से काटूं तो 9 से कटेगा तो 9 क्या बचेगा, 9 2 जार 18 और 9 1 जार 9 एंड 9 0 0 9 7 जार 63, 7 जार 63, ठीक है।
और फिर 2 बचते हैं तो 9 2 18 107.2 के आसपास आ रहा है। ठीक है, पूरा तो कटेगा नहीं, सीधी सी बात है, 9 से काट में। उसके बाद फिर अगर देखें तो 107 आ रहा है ना, इसको अगर मैं 110 मान लूं अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं इसको 110 मान लेता हूं तो ये 11 10 से कट जाएगा। 11 10 से 110 कटा, है ना, समझ रहे हो। 107.2 को अप्रोक्सीमेटली 110 मान लिया, 110 मानेंगे तो 11 10 टाइम्स कट जाएगा, लगभग 10 टाइम्स ये जो है इसके रहेगा, तो ये 10 आ जाएगा। फिर 10 को 0 से काट देते हैं तो ये 0 कट गया, तो 2 into 10 बचा। 2 into 10 इज अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर 20 आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20। वाह मतलब काफी ज्यादा ही क्लोज आ गए अपन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कैसे हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पर मेन तो कंसेप्ट तो यही है, इसके अलावा तो कंसेप्ट है नहीं कुछ, केवल हमको फॉर्मूला में यहाँ पर हमको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है और कैसे हम चीजों को आसान बना सकते हैं वो देखा हमने। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या आसान बनाने के लिए क्या किया, इसको 60 मान लिया तो ये 230 टाइम्स कट जाएगा। फिर उसके बाद देखा 6 3 18 होता है, फिर ये 11 और 1 2, तो यहाँ पर ये 100 लिख दिए। और उसके बाद 965 था, पहले किससे कैंसिल किया, 9 से कटा, तो 9 2 18, तो ये 107 के आसपास आ रहा है। 107 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 110 मान लेते हैं, तो 11 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा। जब ये 10 टाइम्स कटा तो हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर 0 से ये 0 कट जाएगा एक, तो अप्रोक्सीमेटली 2 into 10 विल बी 20। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर 20 आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेशन से आ गया अपना। ठीक है, किस्मत से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है सी आ रहा है ना। बाकी सारी वैसे भी दूर दूर हैं तो सवाल ही नहीं होता, इतना भी खतरनाक अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है कि आंसर ही दूर दूर आ जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आंसर इज सी। फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये E नॉट रहेगा। ठीक है, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.59 वोल्ट एट 298 केल्विन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज। तो यहाँ पर हमको दिया गया है कि 2.303 RT/F जो होता है वो 0.059 होता है, ये हम जानते हैं। टेम्परेचर इक्वल टू 298 केल्विन पर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो देखो, हम जानते हैं, अगर नर्स इक्वेशन को देखें तो नर्स इक्वेशन होती है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ QC, राइट। ये होता है QC होता है, ये होती है नर्स इक्वेशन। अगर हम देखें तो नर्स इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर अगर n जो है वो कितना है, n इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद एट इक्विलिब्रियम, अब एट इक्विलिब्रियम क्या क्या कंडीशन है, एट इक्विलिब्रियम QC जो होगा वो किसके बराबर होगा, KC के बराबर होगा, है ना। QC KC के बराबर होता है इक्विलिब्रियम पर। और E सेल जो होता है, E सेल वो कितना होता है, 0 होता है, करेक्ट है, 0 होता है। तो यहां पर हम यहाँ पर इसको 0 लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 1 log KC। ठीक है, ये चीज हो जाएगी, करेक्ट है। अब E नॉट सेल हमको कितना दिया गया है, 0.59 दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके हिसाब से E नॉट सेल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, E नॉट सेल जो कि हमको दिया गया है 0.59, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस पूरी चीज उठ के यहाँ पे आएगी, जो हो जाएगा 0.059 log KC, करेक्ट है। अब अगर मैं यहाँ पर इस चीज को उठा करके यहाँ डिनोमिनेटर में लिखूं तो ये हो जाएगा, देखो log KC इज इक्वल टू 0.59 अपॉन 0.059, है ना, 0.59 अपॉन 0.059। ठीक है, अब यहां से ये 2 डेसिमल, देखो कैसे, यहां से 2 डेसिमल हटे तो इंटू 100 जोड़ूंगा मैं, और यहां से 3 डेसिमल हटे तो ऊपर 1000 जोड़ूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा, जोड़ूंगा नहीं मल्टीप्लाई करूंगा। तो 59 और 59 कैंसिल हो जाएंगे, अब बचा 1000 अपॉन 100, 20 से कट गए, आंसर आया 10। तो log KC की वैल्यू आई 10, लेकिन हमको क्या log KC निकालना है, नहीं, हमको तो KC निकालना है। तो KC कितना हो जाएगा, एंटी लॉग लेंगे इसका, तो एंटी लॉग कितना होता है, 10 की पावर 10, बस खत्म। तो आंसर इज 1 into 10 की पावर 10। क्या बात समझ में आ गई बच्चों, ओके, यू गेट D। फॉर द सेल रिएक्शन 2Fe3 plus 2I minus gives 2Fe2 plus I2, E नॉट इज 0.24 वोल्ट एट 298 केल्विन। ठीक है भाई, द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G नॉट क्या होगा, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डेल्टा G नॉट क्या होता है, डेल्टा G नॉट इज नथिंग बट माइनस NF E नॉट से, है ना। और हमको E नॉट दिया गया है, हमारे पास F भी दिया गया है, हमको N यहाँ से
प्रेडिक्ट करना है क्वेश्चन से कि ये क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक बार यहाँ पर देख लेते हैं n कितना होगा। तो दिख रहा है कि यहाँ पर 2i माइनस, ये जो माइनस है ये यहाँ से -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है, लेकिन 2 माइनस थे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। करेक्ट है। यहाँ पर Fe3+ से भी अगर 2+ देखें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक Fe के द्वारा, लेकिन है कितने यहाँ पर 2 Fe, तो यानी कि टोटल ट्रांजैक्शन 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, n इज गोइंग टू बी 2, ठीक है, n 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 इंटू f कितना है 96500 इंटू E0 सेल कितना दिया गया है 0.24। देखो E0 हमको दिया है 0.24, तो 0.24, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब क्या करें, तो -24 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 2 0 से मैं ये डेसिमल काट देता हूं, ठीक है। तो ये डेसिमल कट गया। अब बचा 24 इंटू 2 दैट इज 48। ये 24 इंटू 2 48 हुआ। अब 965 इंटू 48 देख लेते हैं कितना होता है, ठीक है। तो 8 5 40 का 0 4, 8 6 48, 48 और 4 52 का 2 5, 9 8 72, 72 और 5 77 यहाँ पर आया। फिर 5 4 20 का 0 2, 6 4 24 और 24 2 26 का 6 2 4 9 4 36 36 तो 58, ठीक है। ये हुआ। अब इसको देखें जरा कितना आ रहा है, 0 2 7 और 6, 7 और 6 13, 3 1 8 और 8 16, 1 3 और 1 4, 4 6 3 2 0, 4 6 3 2 0 आ रहा है माइनस के साथ, -4 6 3 2 0। अब हमको ये काय में आएगा आंसर, ये जूल्स में आएगा। देखें जरा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, किलो जूल्स में देखना है। तो किलो जूल्स में देखने के लिए इसमें 1 2 3 पीछे ले जाता हूं तो आ जाएगा -46.32 32 किलो जूल। ये हो रहा है -46.32 किलो जूल। आंसर इज बी, समझे जी, ओके। तो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला डेल्टा G0 इक्वल टू -NF सेल, यही हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ZnSO4 0.01 मोलर है ना। यहाँ पर अपन को इसका कॉन्सेंट्रेशन Zn2+ का इतना दिया गया है। कॉपर CuSO4 का 1 मोलर दिया गया है, ठीक है। द EMF ऑफ दिस डैनियल सेल इज E1, ओके। तो अगर मैं E1 की इक्वेशन लिखूं तो E1 का इक्वेशन क्या आएगा, E1 इज गोइंग टू बी E01 या E0 ही रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन तो चाहे पहला केस हो चाहे दूसरा केस हो सेम ही रहने वाला है। तो E0 माइनस 0.059 अपॉन n कितना होगा यहाँ पर 2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कैसे समझे 2, क्योंकि यहाँ पर Zn2+ था और यहाँ पर भी Cu2+ था। तो टोटल ट्रांजैक्शन कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा होगा इन दोनों के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो 2 फिर क्या है लॉग ऑफ, अगर तुम्हें याद हो मैंने जो पढ़ाया था, तो तुमने मेरे नर्स इक्वेशन वाला पार्ट अगर देखा होगा पूरे लेक्चर में, तो हमने ये बात करी थी कि नर्स इक्वेशन में हम केवल इसको मात्र देख करके हम यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आने वाला है। जरूरी नहीं है कि हम इसके लिए पूरी इक्वेशन लिखें या ये सारी चीजें करें। तो क्या बताया था मैंने, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन या एनोड अपॉन कैथोड। एनोड मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कौन है 0.01, तो 0.01 अपॉन ये क्या है 1, करेक्ट है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये कितना आ रहा है 10 की पावर -2 है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 की पावर -2 लिख सकता हूं, और 10 की पावर -2 है तो ये -2 उठ के लॉग है ना, तो लॉग में -2 उठ के यहाँ पे आएगा तो ये +2 हो जाएगा। मतलब ये आ रहा है E0 प्लस समथिंग आ रहा है, राइट, समझ में आ रहा है। तो E1 इज कमिंग आउट टू बी E0 प्लस यहाँ पर 0.059 बाय 2 था, और ये इंटू 2 हो जाएगा, log 10 1 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 0.059 आ रहा है E0 प्लस 0.059, ठीक है। अब बात करते हैं E2 की। तो E2 में क्या हो रहा है देखें जरा। तो यहां पर बात हो रही है कि when the concentration of ZnSO4 is changed to 1 and that of copper sulfate is changed to 0.01, the EMF changed to E2। मतलब अब यहां पर जब अपन सेकंड E2 का केस लेंगे तो E2 के केस में हमारा E0 तो सेम रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि आखिरकार है तो ZnSO4 और कॉपर सल्फेट का ही, तो E0 तो हमारा सेम रहेगा, प्लस या माइनस 0.059 है ना अपॉन n कितना है वो भी 2 का ही है, सेम टू सेम है, लेकिन लॉग अब यहां पर हम लेफ्ट हैंड यानी कि अब हमारा ZnSO4 जो है पहले 0.01 था, अब वो कितना हो चुका है 1 हो चुका है, तो यहाँ पर ऊपर 1 आएगा अपॉन राइट हैंड साइड में कॉपर है, कॉपर पहले 1 था, यहाँ पर अपन ने 1 लिखा था, लेकिन अब जो हो चुका है वो 0.01 हो चुका है, मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर -2
0.01 मतलब 10 की पावर -2, ठीक है। तो अगर हमको ऐसा लिखना है तो हम यहां पर लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 10 की पावर 2, करेक्ट है। और 10 की पावर 2 है ना, इसको अपन में 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, क्योंकि -2 ऊपर जाके 10 की पावर 2 हो जाएगा। और ये जो 2 है हम यहां पर लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट कमिंग आउट टू बी E नॉट -0.059 बाय 2 इंटू 2, क्योंकि log 10 की पावर 2 इज नथिंग बट 2, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, E नॉट -0.059। इसका मतलब यहां पर जो E2 आ रहा है वो E नॉट -0.059 है, और यहां पर जो E1 आ रहा है वो E नॉट प्लस 0.059 है। तुम देख रहे हो अंतर, यहां पे प्लस 0.059 है, यहां पर -0.059 है। इसका मतलब साफ है कि ये E नॉट में कुछ एडिशन हो रहा है, यहाँ पे E नॉट में कुछ घट रहा है। इसका मतलब साफ है कि E1 जो होगा वो बड़ा होने वाला है E2 से, ठीक है। E1 इज ग्रेटर देन E2। ये बात समझ में आ गई, तो आंसर इज बी। क्या बात समझ में आ गई? ओके। A device that converts energy of combustion of fuels like hydrogen and methane directly into electrical energy is known as। ये तो बहुत ही ज्यादा फैक्ट बेस्ड और सिंपल क्वेश्चन है, बैटरीज वाले कॉन्सेप्ट से ये चीज मैंने तुमको बोली थी, खुद से कर लेना, ठीक है। तो क्या डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू, जो फ्यूल्स को, कंबशन ऑफ फ्यूल्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम फ्यूल सेल बोलते हैं, सीधे सीधा, ठीक है। फ्यूल के कंबशन से जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो फ्यूल सेल कहलाता है, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग द platinum wire in a solution of HCl of pH equal to 10, okay, and passing hydrogen gas around it the platinum। मतलब यहाँ पे पूरा सेटअप जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का किया गया है। स्टैंडर्ड क्यों नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो दी गई है pH इक्वल टू 10 वो हमारी नॉर्मल कंडीशन नहीं है, दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। इसलिए और क्या निकालना है हमको, 1 atm प्रेशर दिया गया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है हमको, pH इक्वल टू 10 दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो H है, H2 है, हाफ H2, वो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर H प्लस में कन्वर्ट हो रहा होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और वहां पर एक इलेक्ट्रॉन छूट रहा होगा, ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर अगर यहाँ देखते हैं कि हाफ H2 इज इन, यहाँ पे H प्लस और वो दे रहा है, तो कंडीशंस क्या दी गई है, ये कितना दिया गया है, 1 atm दिया गया है, और H प्लस कितना दिया गया है, pH इक्वल टू 10। अब pH इक्वल टू 10 का मतलब क्या है, pH इक्वल टू 10 का मतलब है कि H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -10, करेक्ट है। तो यहां पर आ जाएगा 10 की पावर -10, ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए E की इक्वेशन लिखूं एज पर द नर्न्स इक्वेशन, तो वो आती है E इक्वल टू E नॉट -0.059 बटे 2 क्यों नहीं बटे n log ऑफ QC। अच्छा, इसके लिए QC क्या होगा, QC अगर देखें तो QC इज गोइंग टू बी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है अपना H प्लस, यानी कि 10 की पावर -10 अपॉन रिएक्टेंट तो हमारा गैस है यानी कि 1, ओके। तो ये हो जाएगा QC आ जाएगा 10 की पावर -10, और n कितना होगा, n यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो n इक्वल टू 1 होगा। E नॉट कितना होगा, है ना, तो यहाँ पर QC आ गया, n इक्वल टू 1 आ गया, और E नॉट कितना होगा। अब देखो भाई, स्टैंडर्ड कंडीशन पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है 0, तो इसको 0 मानते हैं, हमको पता है, तो ये 0 होगा, दिस इज गोइंग टू बी 0, ओके। ये हो जाएगा यहाँ पर 1, और ये हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर -10। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हो जाएगा -0.059 अपॉन 1 इंटू लॉग ऑफ 10 की पावर -10। तो ये 10 की पावर -10 यहाँ नीचे उतर के क्या हो जाएगा, -10, और है ना -10 यहाँ आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा, और -10 इससे मल्टीप्लाई होके प्लस क्या बनाएगा 0.59 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि 10 था, 10 नीचे उतर के 0.059 से मल्टीप्लाई होके प्लस 0.59 बन जाएगा, आंसर इज ए। समझ गए, ठीक है, इस तरीके से हमको करना है। Consider the half cell reduction reaction, okay, the E naught for the following reaction, for the reaction 3Mn2 plus gives Mn0 plus Mn2 Mn3 plus and the possibility of the reaction forward reaction and respectively, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पे बताना है कि अगर हमको ये हाफ सेल रिएक्शंस दी गई हैं, ठीक है, ये हाफ सेल रिएक्शंस दी गई हैं, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये मैंगनीज बना रहा है, और यही Mn2 प्लस जो है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये बना रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इसका और रिडक्शन भी हो रहा है।
मतलब यहाँ पर अगर इसकी बात करूं, ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये एनोड है हमारा और ये चीज हमारी कैथोड है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है 3Mn2 प्लस गिव्स Mn0, है ना। तो हमको इन दोनों का कुल मिला के नेट निकालना है। ई सेल यहाँ पर नेट क्या होगा, ई नॉट सेल कितना होगा इसका, तो ई नॉट सेल हम जानते हैं इट इज नथिंग बट ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, करेक्ट है। तो ये चीज अगर हम जानते हैं कि यहाँ पे ई नॉट कैथोड में, अब देखो यहाँ पर अगर हम जानते हैं ना, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इट इज गोइंग टू बी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, अब तुम्हें याद होगा मैंने तुमको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है वो रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है। तो अब बताओ कैथोड पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कैथोड पर ये हो रहा है, तो कैथोड दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो मैं इस ई नॉट को एज इट इज ले सकता हूं, तो मैं इसको एज इट इज ले लेता हूं। क्या है ये, -1.18, ठीक है। अब माइनस ई नॉट एनोड, माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड कितना है यहाँ पर, ई नॉट एनोड अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एनोड मतलब कि ये है। अब इसमें यहाँ पर हमको इस ऑक्सीडेशन का हमको क्या दिया गया है, ई नॉट दिया गया है, और ई नॉट कितना है -1.51, जो कि हम बोलेंगे कि ये कितना हो जाएगा, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब जैसे देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ऑक्सीडेशन दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि इस इक्वेशन का ई नॉट हमको -1.51 दिया गया है। तो अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता हूं, यानी कि इस उल्टी रिएक्शन की बात करूं, तो उल्टी रिएक्शन का जो ई नॉट होगा वो कितना होगा, ई नॉट इज गोइंग टू बी +1.51, राइट, +1.51 होगा। तो इस वजह से यहाँ पर ई नॉट एनोड में मैं +1.51 रखूंगा। क्या ये बात समझ में आई कि मैंने यहाँ पे प्लस क्यों रखा है, क्या ये बात समझ में आई कि मैंने यहाँ पे +1 क्यों रखा है, +1.51 क्यों रखा है, माइनस क्यों नहीं रखा, जबकि दिया तो माइनस था, क्योंकि ये था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसे समझे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि ये रिएक्शन ही ऑक्सीडेशन की है। ठीक है, इस ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के लिए ई नॉट अगर -1.51 है, तो हमको लेकिन यहाँ पर जब हम ई नॉट सेल निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से, तो उसमें कैथोड दोनों ही चीजों का रिडक्शन पोटेंशियल रखना रहता है। कैथोड का हमको ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही दिया गया है -1.18, तो इसलिए हमने उसको -1.18 इंटैक्ट रखा। लेकिन जो एनोड पर हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया था, हमको उसको पलटना पड़ेगा, उसका नेगेटिव का पॉजिटिव करना पड़ेगा, तब जाके हमको उसका रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। तो इस वजह से मैंने -1.18 माइनस ऑफ +1.51 किया है, ताकि तुमको ये चीज क्लियर रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर माइनस माइनस कितना हुआ, यहाँ पे प्लस ही करना है अपन को, मतलब 8 और 1 9 हो गया, 1 और 5 6 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। तो -2.69 इसका ई नॉट सेल आएगा नेट, तो ई नॉट सेल नेट आ गया -2.69, और क्योंकि ई नॉट सेल नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव का मतलब यह है कि डेल्टा जी जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा, तो पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं। तो सीधी सी बात है कि ये जो 3Mn2 प्लस से Mn0 और 2Mn3 प्लस जा रहा है, इसका जो ई नॉट है that is coming out to be कितना -2.69, and because it is negative therefore we can say that it is not possible, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2.69 and not possible, A is the answer। समझ गए कैसे करना है, यहाँ पर बहुत बहुत ध्यान से रखना है हमको, वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है। ठीक है, तुम्हें देखना होगा कि जो चीज दी गई है वो कौन सी है, वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द 3 मेटल्स X, Y and Z आर दिस। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल इज, गुड क्वेश्चन। अब इसके बारे में हम लोगों ने देखा है रिड्यूसिंग पावर कैसे देखना होता है। तो अगर तुम्हें याद हो तो यहां पर हमको दिया क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हम रिडक्शन पोटेंशियल ही बोलते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो, एक ही बात है। इसका मतलब ये सारी चीजें किसकी दी गई हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है रिड्यूस होने का पोटेंशियल, रिड्यूस होने का पोटेंशियल। रिड्यूस होने का मतलब सीधी सी बात है ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग पावर बता रहा है। ठीक है, दिस इज टेलिंग अस ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, यानी कि ये जितना ज्यादा होगा रिड्यूसिंग रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा,
उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी उसकी, और रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम रहेगा उतनी ज्यादा, ये कह सकते हैं उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर रहेगी। और हमको क्या पूछा गया है? हमको पूछा गया है रिड्यूसिंग पावर के बारे में। तो रिड्यूसिंग पावर कैसे देखेंगे? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज नॉट रिड्यूसिंग पावर, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमको रिड्यूसिंग पावर में ही जमाना है इसको। तो हम देख लेते हैं सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसका है। तो यहां पर देख लेते हैं, देखो -1.2 प्लस, और ये -3 है, ये सबसे कम है। ठीक है, दिस इज लीस्ट, तो ये किसका है? Z का है। तो Z का सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है। उसके बाद में देख रहा हूं X का, और उसके बाद में देख रहा हूं Y का, है ना। तो लास्ट में आएगा Y, क्योंकि वो प्लस है। तो रिडक्शन पोटेंशियल के उसमें मैंने जमा दिया, लेकिन हमको सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर देखनी है। तो रिड्यूसिंग पावर इसकी उल्टी हो जाएगी, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल है जो कि हमको दिया गया है। तो ऑक्सीडाइज जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, Z इज मोर देन X इज मोर देन Y, ये हमारा रिड्यूसिंग पावर होगी, पावर। समझ रहे हो बात? रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पावर में अंतर है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने का पोटेंशियल, और रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूस करने की ताकत। ठीक है, तो इस वजह से दोनों उल्टे होंगे। ये Z इज लेस देन X इज लेस देन Y, ये रिडक्शन पोटेंशियल था एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। उसके हिसाब से हमने इसको उल्टा कर दिया, तो उल्टा अरेंजमेंट रिड्यूसिंग पावर का हो जाएगा। तो Z इज मोर देन X इज मोर देन Y, आंसर इज C। इस तरीके से हमको देखना है। ठीक है, the electrode potential for Cu2 plus electron gives Cu plus, and Cu plus electron gives Cu are 0.15 volt and 0.50 volt respectively. The value of E naught Cu2 plus 2Cu। तो भाई साहब ये बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कैसे करना है, कैसे सोचना है, इसके लिए तुमको पता होना चाहिए। अभी तुम यहाँ पर क्या सोच रहे होगे पता है? तुम्हारी फर्स्ट स्टेप हो सकता है ये रहे कि भाई अगर मुझे Cu2 प्लस से Cu जाना है, इसका मतलब मुझे क्या, कौन सी इक्वेशन देखना है? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बना रहा है, ये इक्वेशन होगी। फिर तुम क्या करोगे इसके बाद? फिर तुम देखोगे कि भाई ये जो दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तब जाके मुझे ये चीज मिल रही है ना। व्हाट यू विल थिंक इज कि यहां पर इन दोनों को ऐड करने से ये इक्वेशन मिल रही है मुझे, और अगर इन दोनों को ऐड करने से मुझे ये इक्वेशन मिल रही है, तो क्यों ना इसके ई नॉट वैल्यूज को ऐड कर दिया जाए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 0.5 प्लस 0.15 0.65 आंसर लगा के आ सकते हो। अगर ऐसा किया तो हो जाओगे बच्चों गलत। क्यों? क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं है कि भाई हम दो रिएक्शन को ऐड करेंगे तो दोनों का ई नॉट प्लस हो जाएगा, नेट ई नॉट। गलत हो जाओगे। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमको? उसके लिए देखो यहां पर जब हम दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो ध्यान रखना कि ई नॉट ऐड नहीं होता है, ऐड होती है उनकी एनर्जीज। समझ में आ रहा है? एनर्जीज ऐड होती हैं। तो इसका मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा? अब ई नॉट और एनर्जीज का क्या रिलेशन? अब सीधी सी बात है, एनर्जी तो हमको एक ही पता है जो है गिब्स फ्री एनर्जी। इसका मतलब इसकी गिब्स फ्री एनर्जी अगर मैं डेल्टा G1 बोलता हूं, डेल्टा G नॉट बोल देता हूं क्योंकि इलेक्ट्रो है ना, और इसका जो होगा वो डेल्टा G02 होगा। तो जो हमारा ये आएगा, ये जो डेल्टा G आएगा, इसका डेल्टा G वो आएगा डेल्टा G0, वो आएगा डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। ठीक है, ये हेस लॉ यहां पर एप्लीकेबल रहेगा फॉर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बट नॉट फॉर ई नॉट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ये चीज वैलिड नहीं होती है। हेस लॉ यहां पर ये यहां पे जो अपन हेस लॉ लगा रहे हैं कि दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करके यहां पर जो आ जाएगा वो ई नॉट नहीं। एनर्जीज के केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि इसकी जो एनर्जी है, दोनों का जो सम होगा वो टोटल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन नॉट फॉर ई नॉट। अच्छा, अब हम जानते हैं कि जब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में हम यहाँ पे वेरिएशन देख सकते हैं, तो वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर जो डेल्टा G0 रहने वाला है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं ई नॉट और डेल्टा G में क्या रिलेशन है। डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट, ये रहता है। तो अगर हमको इस रिएक्शन का जो कि इन दोनों से मिल करके बन रही है,
इसका अगर मुझे माइनस एन एफ ई नॉट यहाँ पर लगा दूं मैं, दिस इज नथिंग बट माइनस एन एफ ई नॉट मुझे निकालना है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, डेल्टा जी वन, यानी कि माइनस एन एफ या एन वन बोल देता हूं, एन वन एफ ई नॉट वन प्लस माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट टू, समझ रहे हो? यहां पर डेल्टा जी नॉट वन क्या रहेगा, माइनस एन एफ ई नॉट वन प्लस माइनस एन एफ ई नॉट टू, क्योंकि डेल्टा जी नॉट टू है, ये डेल्टा जी नॉट वन है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ गया? अब यहां से हम फेराडे सबको कैंसिल कर सकते हैं, एफ 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 कॉमन आ जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा अपने आप। एन कैंसिल मत करना, क्योंकि यहां पर एन वन है, यहां एन है, एन वन है, यहां पर एन टू है, ठीक है? तो इसलिए एन कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो अब यहां पर देखें जरा, फिर से एक बार फ्रेश लिख देते हैं, माइनस एन ई नॉट जो कि मुझे निकालना है इज इक्वल टू माइनस एन वन ई नॉट वन प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एन टू ई नॉट टू, करेक्ट है? माइनस माइनस भी हटा देता हूं मैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है तो माइनस हटाओ, ये माइनस हटाओ, यहां प्लस लगा दो, ठीक है? तो ये चीज हो गई। अब ई नॉट निकालना है, तो ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट इज गोइंग टू बी एन वन ई नॉट वन प्लस एन टू ई नॉट टू अपॉन एन, ठीक है? एन वन ई नॉट वन प्लस एन टू ई नॉट टू अपॉन एन, ये होगा हमारा आंसर। अब यहां पर बस है ना, अब आ जाएगा ये, देख रहे हो आप? अगर मान लो आपने ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू कर दिया होता तो आपका गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से ध्यान रखना। खैर, एन वन यानी पहले यहां पर जो पहली ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का, तो एन वन कितना है, वन इंटू ई नॉट वन, पहले इसके लिए ई नॉट वन कितना दिया गया है, प्लस 0.15, तो ये जाएगा 0.15 प्लस एन टू कितना है, एन टू दूसरे इसका वन ही है, तो यहां पे वन हो जाएगा, और ई नॉट टू कितना है, ई नॉट इज गोइंग टू बी यहां पर 0.5, तो हो जाएगा 0.5, ठीक है? और यहां 0.50 लिख देते हैं अपॉन एन, एन मतलब हमारा इस नेट रिएक्शन की एन कितना है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां पर 2, ठीक है? समझ लो कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब यहां पर आ जाएगा 0.15, 1 इंटू 0.5, 0.15, 1 इंटू 0.5, 0.5, तो 0.5 प्लस 0.15 कितना हो जाएगा, 0.65, और 0.65/2, तो ये आंसर आएगा ई नॉट इक्वल टू 0.65/2, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 0.65/2, 65 का आधा कितना होता है, 32.5, तो 0.65 हो जाएगा 0.325, 0.325, आंसर इज बी। देख रहे हो, तुम सोच रहे थे कि 0.65 होगा, लेकिन आंसर तो बी निकला। और क्यों निकला, बिकॉज यहां पर हेस लॉ एनर्जीज के लिए वैलिड है, ई नॉट के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 प्लस से SN2 प्लस कपल इज 0.15 प्लस में, एंड दैट ऑफ Cr3 प्लस से Cr कपल इज -0.74 वोल्ट यहां पर, ठीक है? These two couples in this standard state are connected to make a cell and the cell potential will be, ठीक है? तो हम यहां पर देखो, हम दोनों को मिलाया, ये हमारा यहां पर कुछ हो रहा है, यहां पर SN4 प्लस से SN2 प्लस, ये हमको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, और यहां पर Cr3 प्लस से Cr का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तो यहां पर हमको ये चीज नहीं बताई गई है कि किसको हमको कैथोड किसको एनोड रखना है। यहां पर हम ये तो जानते हैं कि ई नॉट, अगर इन दोनों का हमको ई नॉट सेल निकालना है तो वो होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, लेकिन कौन सा कैथोड पर है, कौन सा एनोड पर है, किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो वो सीधी सी बात है, इस चीज से डिटरमाइन होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर SN4 प्लस से SN2 प्लस जो जा रहा है उसका 0.15 है प्लस में, ठीक है? प्लस 0.15, तो ये चीज इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है, ये दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है? रिडक्शन, और यहां पर Cr3 प्लस से Cr का -0.74 है, नाउ दिस इज नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करें तो SN4 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इसके मुकाबले ज्यादा है, यानी इसके पास रिड्यूस होने का पोटेंशियल ज्यादा है। अगर रिड्यूस होने का पोटेंशियल ज्यादा है तो ये रिड्यूस होगा, और रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पर होता है। तो कैथोड पर हम क्या रखेंगे, SN4 प्लस, तो ये कहां आएगा, कैथोड पर आएगा,
और इसका यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, मतलब कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और या ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है। ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा है मतलब कि ये कहां पे जाएगा, एनोड पर जाएगा, क्योंकि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। समझ में आया? तो इस वजह से हम यहाँ पर कहेंगे ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड कितना आ जाएगा प्लस 0.15 माइनस ई नॉट एनोड कितना है, एनोड कितना है माइनस 0.74, माइनस 0.74। अच्छा ध्यान दो कि यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज रखी है, माइनस आएगा, यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज रखी है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड प्लस 0.15 माइनस ऑफ माइनस 0.74, तो ये चीज यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर मैंने रिडक्शन पोटेंशियल ही रखा है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन करना है तो इसको पलट दिया ना, क्योंकि जब हम वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर हमको सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यूज रखनी है, तो रखेंगे तो हम यहाँ पे प्लस 0.15 और माइनस 0.74 ही, लेकिन एनोड पर ही ये क्यों आया, ये चीज यहाँ क्यों नहीं आई और ये चीज यहाँ क्यों नहीं आई, वो चीज मैं तुमको बता रहा हूँ। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि कैथोड पे यहाँ पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होगा तो कहाँ पे होगा, कैथोड पर। इस वजह से हमने इसको यहाँ पर रखा। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था, इस वजह से हमने यहाँ पर इसको एनोड पर रखा, या ये कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल कम था। ठीक है, तो ये हो गया, तो हो जाएगा प्लस 0.15, है ना। ये सारी छोटी छोटी चीजें लेकिन क्लियर होनी चाहिए। 0.74, तो ये 74 प्लस 0.15 कितना हो जाएगा, बताइए ना। 74 प्लस 89.89 प्लस में प्लस 0.89, यहां पर आंसर आएगा बी। ओके, समझ गए। अ बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस फंक्शन एज फॉलोज। ठीक है, अब वो कैसे काम करता है, बटन सेल जो है वो जिंक और सिल्वर का है यहाँ पर। तो अब देख रहे हैं कि ये जिंक Ag2O H2O Ag और Zn2 प्लस ये बन रहा है हमारा क्या, सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। अब यहाँ पर हाफ सेल जो इसके अगर हाफ सेल की यहाँ पर पोटेंशियल्स देखें तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का Zn, मतलब कि Zn2 प्लस से Zn का ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है हमको। क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। और Ag2O H2O से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेके Ag जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये प्लस 2 से 0 जा रहा है, मतलब ये भी हमको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। और E नॉट यहाँ पर हमको ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया है। दोनों ही केस में हमको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, इसका मतलब हमको किसी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सेल पोटेंशियल, मतलब इस पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है। तो अगर ई सेल पोटेंशियल देखें तो सेल पोटेंशियल होगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, राइट। अब हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। हमें तो ये चीज दी नहीं है डायरेक्टली, तो कैसे देखेंगे, हमको देखना पड़ेगा कैथोड मतलब कि ई रिडक्शन माइनस ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, या ऐसा लिखेंगे तो तुम शायद कंफ्यूज हो जाओगे। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड ही रहने देते हैं उसको। अब बात करना है कि कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो इन दोनों में से, जिंक और सिल्वर में से सेल में रिडक्शन किसका हो रहा है। अगर यहां से ध्यान से देखें तो जिंक Zn से Zn2 प्लस जा रहा है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर जो है वो Ag2O से Ag जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि कैथोड पर कौन लगा हुआ है, सिल्वर लगा हुआ है। कैथोड पर कौन लगा हुआ है, सिल्वर लगा हुआ है। तो सिल्वर का हमारा रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया गया है, प्लस 0.34। तो यहां पर आएगा इक्वल टू 0.34 प्लस में माइनस, समझ में आ रहा है। तो ई नॉट सी यानी कि प्लस 0.34 हो जाएगा। ई नॉट कैथोड इज इक्वल टू प्लस 0.34। क्यों आया यहां पर, समझ में आ रहा है। यहां पर मैंने माइनस 0.76 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारी सेल में रिडक्शन Ag2O का हो रहा है। तो ये चीज का रिडक्शन यहाँ पे इसका सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पर होता है। इसलिए मैंने कैथोड पर सिल्वर वाले का रखा है, और सिल्वर वाले का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है। जी हाँ, तो प्लस 0.34 देखो। ठीक है, माइनस ई नॉट एनोड। अब एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा है, तो जिंक का यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल रखेंगे। हो ऑक्सीडेशन रहा है, देखो कंफ्यूज मत हो क्या रहा है यहाँ पर, जिंक का Zn2 प्लस से जिंक का ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये क्या दर्शा रहा है कि दिस इज अ रिडक्शन पोटेंशियल। बट इन रिएक्शन जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस वजह से जहां ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड रखना है, तो हम यहां पर जिंक का ही वैल्यू रखेंगे। लेकिन क्योंकि हम जब यहाँ पे यूज करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज यूज करते हैं, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल किसका रखेंगे, जिंक का। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया गया है, माइनस 0.76, तो आएगा माइनस 0.76। समझ में आ रहा है ये कि नहीं,
फिर से बताऊं, देखो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट सेल यहाँ पर ई नॉट कैथोड कितना होगा प्लस 0.34। क्यों? क्योंकि कैथोड है, कैथोड पर मतलब कि रिडक्शन जिसका हो रहा है वो रखो। रखना हम दोनों ही केस में, इन दोनों ही केस में हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही रखना है। ये चीज तुमको क्लियर होनी चाहिए कि हमको रखना किसकी वैल्यूज है, रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यूज रखना है। लेकिन इट डिपेंड्स कि कौन है वहां पर। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ई नॉट कैथोड पर हमने देखा कि सिल्वर है, सिल्वर डोमिनेट कर रहा है। तो इस वजह से हमने सिल्वर कैसे देखा, क्योंकि मेन रिएक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है, और रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पर होता है। इस वजह से हमने प्लस 0.34 वहां पे रखा। और दूसरी बात एनोड पर, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहां पर मेन रिएक्शन में जिंक का हो रहा है। लेकिन हमको यूज क्या करना है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया गया है, -0.76, इसलिए -0.76। और फॉर्मूला हमारा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये हो जाएगा प्लस 0.34 प्लस 0.76, तो ये हो जाएगा प्लस 110, है ना, सॉरी 1.10। 34 प्लस 76 110 होता है, तो प्लस 1.10 आंसर ए। समझ गए कैसे करना है, इस तरीके से करना है। तो तुम्हें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते टाइम बहुत ध्यान रखना है। ये है बड़ा सड़ा सा फॉर्मूला, देखने में बहुत इजी है, लेकिन क्या वैल्यूज रख रहे हैं हम कहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पलट जाता है, आंसर पलट जाता है। तो बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, ठीक है। व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये क्वेश्चन है कॉन्सेंट्रेशन सेल का, ठीक है। ये कंसेप्ट अपने कवर किया है। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, जिसमें एनोड और कैथोड दोनों ही एक ही मेटल के बनते हैं। और क्योंकि एनोड और कैथोड दोनों ही एक ही मेटल के हैं, तो इस वजह से ई नॉट उनका 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल इज नथिंग बट ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जब ई नॉट कैथोड भी उसी मेटल का है और ई नॉट एनोड भी उसी मेटल का है, तो सीधी सी बात है, मतलब जो कैथोड है वो भी उसी चीज का है, एनोड है वो भी उसी मेटल का है, तो जो ई नॉट वैल्यूज होंगी वो तो सेम ही होने वाली ना। तो इसलिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, 0। तो इस वजह से ई नॉट कैथोड, ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट सेल इज गोइंग टू बी 0 इन दैट केस, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, हमको तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो वो क्या होगा, E इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ QC, करेक्ट है। और QC में हमें याद करो, मैंने तुम्हें बताया था किसी भी सेल के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट अपॉन राइट कर देते हैं, लेफ्ट अपॉन राइट कर देते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो यहाँ पे ये कि अब लेकिन कंसेंट्रेशन सेल है, तो कंसेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट कितना होगा, 0 होगा। तो E इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन माइनस में, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है साथ में एक बार और, माइनस 0.059 अपॉन n कितना है यहाँ पर, ये Ag से Ag प्लस जा रहा है और ये भी Ag प्लस है, 1 है Ag, n इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, ये Ag प्लस से Ag मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब लॉग ऑफ लेफ्ट अपॉन राइट, लेफ्ट कौन है 0.01 और राइट कौन है 0.05, तो 0.01 अपॉन 0.05, 1 है, पावर में 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी, बस इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो हो जाएगा -0.059 इंटू log 1 माइनस log 5, है ना, क्योंकि ये दो डेसिमल इसको खा जाएंगे, तो आ जाएगा log 1 माइनस log 5, ठीक है। log 1 माइनस log 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और log 5 कितना होगा, बताओ। log 5 की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था 0.7 के आसपास होती है, वैसे 0.69 होती है, तो हो जाएगा -0.059 इंटू माइनस log 5 की वैल्यू 0.7, है ना। तो ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा प्लस। और अगर मैं इसको 0.59 को अप्रोक्सीमेटली 0.06 ले लेता हूं, तो 7 6 होता है 42, कितना होता है 42। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ये 0.6 है ना, 0.059 को 0.06 ले लिया, क्योंकि 59 है तो 60 लिख सकते हैं, 0.059 तो 7 6 42, एक दो डेसिमल यहां पर और एक डेसिमल यहां पर, तो 1 2 और 3 डेसिमल 0.042 के आसपास हमारा आंसर होना चाहिए ई सेल का, वो भी प्लस में। प्लस क्यों आया समझ में आया, क्योंकि यहां पर आया नेगेटिव और यहां पर आया नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो आंसर आया पॉजिटिव में 0.042, आंसर इज -0.042। लास्ट क्वेश्चन है आज का,
इन द सेल Zn से Zn2 प्लस Cu2 प्लस से Cu द नेगेटिव टर्मिनल इज, इसमें से नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैं तुमको ये चाहता हूं कि ये तुम्हारा होमवर्क हो और तुम इसको कमेंट करो, ठीक है? तो ये थोड़ा सा तुमको कमेंट करना है, ठीक है? तो मैं चाहूंगा कि ये क्यों है, मैं थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूं तुमको। ये Zn है, Zn2 प्लस है, इसका क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? ये ऑक्सीडेशन परफॉर्मेंस हो रही है इसकी। और Cu2 प्लस से Cu यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ये कहां पर हो रहा है? एनोड पर हो रहा है। ये कहां पर हो रहा है? कैथोड पर हो रहा है। बस अब हम कर लेंगे, अब हम समझ गए, ठीक है? तो ठीक है, ओके। तो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर तुम्हारा जो रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, ये तुम्हें होमवर्क करके कमेंट करना है। मैं देखता हूं कितने लोग देखते हो। देखो भाई, मैं ये नोट कर रहा हूं कि जो एमपीक्यू के जो लेक्चर्स हैं वो कंपैरेटिवली लोग कम देख रहे हैं एज कंपेयर टू थ्योरी लेक्चर। ऐसा नहीं है कि थ्योरी लेक्चर को मत देखो, थ्योरी लेक्चर तो देखना पड़ेगा, तभी जाके तो ये बनेगा। लेकिन तुम सिर्फ थ्योरी क्यों पढ़ रहे हो भाई? एमपीक्यू भी करो, बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही तो हमको अप्रोच समझ में आती है कैसे करना है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसमें देखें जरा कौन यहाँ पर करके बताएगा मुझे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। आई होप कि इस पर्टिकुलर लेक्चर से तुम्हें हुआ होगा कुछ फायदा, एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आएगा केमिकल काइनेटिक्स। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।